किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग, तो x हम लोग बोलते हैं कि x इंडिपेंडेंट है। अगर f x का फंक्शन है तो अब f ऑफ x चेंज होगा अगर हम लोग x को चेंज करेंगे, तो इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ऐसे ही फिजिक्स के अंदर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर मोशन में है तो वो मूव कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, एक ऑब्जर्वर बताता है कि कोई पॉइंट मूव कर रहा है या रेस्ट में है। तो इसका मतलब जब भी कोई पॉइंट आ गया, कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट वो मोशन कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऑब्जर्वर है जिसको देख रहा है। ठीक है, तो एक तो ऑब्जर्वर हो गया। सेकेंड, अब अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब कोई तो स्पेस होगा ना जिसमें ये पॉइंट है। अब वेक्टर स्पेस हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, बहुत अलग अलग तरीके के स्पेस होते हैं। वेक्टर स्पेस है, ग्रुप पढ़ते वो भी एक स्पेस है। स्पेस मतलब कोई भी एक सेट ले लो, अगर उसके एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कोई ऑपरेशन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो उसके साथ में अगर कोई एक स्ट्रक्चर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये एक हमेशा स्पेस फॉर्म करता है, चाहे वो मेट्रिक स्पेस हो, नॉन लीनियर स्पेस हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, ग्रुप, ये सब स्पेस है अपने आप में। बट यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स कर रहे हैं तो सारी चीज ज्योमेट्रिकली दिखनी चाहिए। तो इसका मतलब कोई तो स्पेस होगा ना जिस स्पेस में इस पॉइंट को रखा गया है। जैसे वेक्टर स्पेस में हम लोग एक एलिमेंट उठाते हैं, तो एक वेक्टर स्पेस है, वो कोई भी स्पेस हो सकता है, वो आर क्यूब हो सकता है, R⁴ हो सकता है, R⁵ हो सकता है, या फिर मैट्रिक का स्पेस हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग हम लोग ने स्पेस डिस्कस किए हैं। तो जब भी एक पॉइंट है तो इसका मतलब कोई ऑब्जर्वर होगा, कोई स्पेस होगी जिस स्पेस का ये पॉइंट है। अब यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिकल स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल स्पेस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पॉइंट फिजिकल स्पेस का लेंगे तो वहां से हम लोग तीन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब एक्स कुछ इस तरीके से, ये जो है एक्स वाई जेड, किसी भी पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी पॉइंट पे। अगर हर एक पॉइंट के लिए ऐसे तीन लाइन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्पेस, जो कि आइसोमॉर्फिक होता है R³ के। तो R³ जो है ये एक हमारे पास फिजिकल स्पेस है। मतलब अगर जब भी मैं किसी पार्टिकल की बात करूंगा तो वहां से हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, एक एक्स वाई जेड। समझ में आया सबको ये? तो हम लोग ने ऑब्जर्वर देखा, एक स्पेस देखा। स्पेस तो कोई भी जनरल स्पेस हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ फिजिकल स्पेस के बारे में करेंगे। तो जब भी कोई पॉइंट आएगा उसके साथ में ये आ जाएंगे एक्स वाई जेड, कि वो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कितना। जैसे ये देखो, ये एक पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर है सबको ये? अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ में कोई भी अगर इवेंट हो रहा है कोई भी, तो उसमें दो चीज देखते हैं, एक तो उसका पोजीशन और दूसरा उसका टाइम। पोजीशन के लिए हम लोग देखते हैं एक्स वाई जेड, और टाइम के लिए हम लोग टी। तो ये एक नया पैरामीटर स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई घटना हो, दो ही चीज देखते हैं ना, कि वो किस पोजीशन पे, मतलब उसका कहाँ हुआ था, और जिस टाइम पे हुआ था उसका टाइम क्या था। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस टाइम। तो इसीलिए कहते हैं जब फोर्थ वेरिएबल यूज करना रहता है तो हम लोग टी को एज अ पैरामीटर यूज करते हैं, एक्स वाई जेड टी। तो ये मेरे पास हो गया स्पेस टाइम, कि कोई भी अगर इवेंट है, कोई भी पार्टिकल है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये देखो कि उसका पोजीशन क्या है, फिर सेकेंड पर्टिकुलर टाइम पे देखो कि उसका पोजीशन क्या है। अब ये खास हो जाती है कि चाहे वो चेंज हो तब भी ठीक है, नहीं चेंज होगा तब भी इसका मतलब जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है। क्लियर है सबको ये? तो क्या हम लोग ने एक तो ऑब्जर्वर समझ लिया, एक स्पेस, फिजिकल स्पेस, और एक स्पेस टाइम। क्लियर है सबको ये? और स्पेस टाइम कहां से आता है? अगर मैं स्पेस टाइम की बात करूं तो एक्स वाई जेड टी, ये किसको आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? R⁴ को, जिसमें से एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करेंगे? R³ को, और टाइम भी एक रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर का ही सबसेट होता है टाइम। अब कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो दो चीजें हो सकती, हो सकता है वो लीनियर में चेंज हो रहा है या फिर वो रोटेशन में चेंज हो रहा है, दो चीजें होती। तो जब भी कोई मोशन होगा या तो वो
ट्रांसलेशन जब लीनियर में चेंज होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, अगर वो एंगुलर में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन। तो ये दो अलग अलग मोशन है, या तो वो लीनियर रहेगा मतलब ट्रांसलेशन, या तो रोटेशनल रहेगा। अब थोड़ा फिजिक्स में आते हैं। न्यूटन्स के टोटल कितने लॉ थे, 3 लॉ थे। फर्स्ट क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल इज एट ए रेस्ट, कि हर पार्टिकल रेस्ट में होता है या फिर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव होता है। कब तक, अनटिल और अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो मतलब कोई भी पार्टिकल है ना वो अपने जगह रहेगा ठीक से, मतलब या तो रेस्ट में रहेगा या तो वो लीनियर में एक कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, जैसे अपना अर्थ वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है, या तो वो क्या होगा, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे रहेगी। हाँ, अगर वो मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। तो एक तो ये अपना न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। यहीं पे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। जैसे अर्थ को हम लोग बोलते हैं कि अर्थ में कोई एक पार्टिकल है, देखा जाए तो वो वहीं पे है। अगर मैं कोई अगर अर्थ के अंदर से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर मान लो कोई स्पेस से देख रहा है, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दूं, कोई अर्थ के बाहर से देखेगा तो उसके हिसाब से ये जो पार्टिकल जो है ये क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर किसी ने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तब हो सकता है कि उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगी, मतलब इसका हो सकता है स्पीड कम ज्यादा होगा, मतलब इसका स्पीड भी चेंज होगा। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है तब उसका स्पीड नहीं चेंज होता, जैसे अर्थ का स्पीड नहीं चेंज होता, उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो वो एक उसका पोजीशन भी क्या होता है, एक लीनियर में रहता है, इसीलिए उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। अब अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो एक तो हो गया इसका पोजीशन कि कहीं पे तो होगा, दूसरी चीज की कुछ तो मास होगी ना, हर एक पार्टिकल का अपना मास होता है। तो मतलब हर एक अगर पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो उसके पास उसका मास होगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो उसका एक पोजीशन होगा। तो एक तो पोजीशन अपने अपने को समझ में आ गया कि आर एक्स वाई जेड। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी और जेड ऑफ टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब भी अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एक्स ऑफ टी आई, वाई ऑफ टी आई जे और जेड ऑफ टी के, वेयर आई जे के ये क्या होता है अपने पास, यूनिट वेक्टर होता है। जैसे मान लो अगर मैं कोई भी पार्टिकल ले रहा हूं, ये मेरे पास ये इसका पोजीशन है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास कुछ डिस्टेंस y होगा, ये कुछ डिस्टेंस मेरे पास x होगा और ये कुछ डिस्टेंस मेरे पास z होगा, और उसके यूनिट वेक्टर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे i j और k। तो यहाँ पे जो i है इसको हम लोग अगर वेक्टर स्पेस में हम लोग डिस्कस, ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है, E1 मतलब 1 0 0, j क्या होता है E2 0 1 0, और उसके बाद i j k इज इक्वल टू E3 0 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। और ये इसका जो रहेगा डायरेक्ट, ये अपने पास r इज इक्वल टू, ये इसको या तो एक्स वाई जेड इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और अब हर एक के साथ x के साथ क्या यूज करेंगे, t, y ऑफ t और z ऑफ t, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही ये पोजीशन इसका होगा। अब इसके पास इसका मास भी आ गया। अब अगर कोई भी पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ मतलब मोशन में है तो उसमें क्या होती है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम क्या कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है तो उसके पास अपना मास होगा और कुछ इसकी स्पीड आ जाएगी, तो p इज इक्वल टू आ जाता है अपने पास mv। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर v लगा सकते हैं, और m क्या है अपने पास, स्केलर बोल सकते हैं या फिर इसको एक कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो p क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पे हम लोग यूज करते हैं इसके बाद न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हम लोग क्या डिराइव करते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट इसको डिराइव किया गया किसका यूज करके, कि फोर्स जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम का रेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया अपने पास, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और p क्या है अपने पास, एम वी। और अगर मैं m को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास dv बाय dt। तो मास इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी
मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब v क्या है मेरे पास, v खुद dr/dt है कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको यहां पे लिखूंगा तो ये आ जाएगा md²dt² r, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास आ जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये अपने पास न्यूटन का सेकेंड लॉ। इसके बाद कंजर्वेशन है, बहुत जगह हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ भी यूज करते हैं, तो वो सब हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग आगे सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी पार्टिकल हैज अ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास न्यूटन का थर्ड लॉ। हम लोग क्या क्या टर्म समझे, एक तो स्पेस क्या होता है, ऑब्जर्वर, उसके बाद स्पेस टाइम, किसी पार्टिकल का अपना मास, मोमेंटम, उसके पहले पोजीशन वेक्टर देखे थे कि हर एक पार्टिकल का अपना पोजीशन होगा, उसका मास होगा, उसके बाद हम लोग ने मोमेंटम डिफाइन किया, वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सब टर्म्स का जो यूज होता है ना, आर वगैरह, थीटा, क्यू, ये सब यूज करेंगे, तो उसमें ये सब सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो मोमेंटम के लिए पी यूज करते हैं, मास के लिए एम यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए वी यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर के लिए आर यूज करेंगे, फोर्स के लिए एफ यूज करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए ए यूज करेंगे। अब इसमें अपने को करना क्या है, कोई भी अगर मान लो ये मान लो मैंने पार्टिकल्स ले लिया, इसमें इसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी पढ़ते हैं। एक तो हम लोग ने लीनियर देख लिया, ऐसे एंगुलर में भी होता है। एंगुलर में क्या करते हैं, जस्ट उसको आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क वगैरह होता है, फोर्स में सिर्फ उसको आर से कर देंगे। जैसे फोर्स का टॉर्क निकालना है तो आर इंटू एफ कर देंगे, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो आर इंटू वी, इस तरीके से निकाल देते हैं हम लोग। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आर इंटू थीटा। वेक्टर स्पेस में हम लोग एक डायमेंशन निकालते हैं ना, तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि कम से कम उस वेक्टर स्पेस के कम से कम ऐसे एलिमेंट मिल गए जिनका यूज करके मैं पूरे को पूरे मतलब वेक्टर स्पेस को फॉर्म कर सकूं। ऐसे यहां पे हम लोग यूज करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग डिफाइन करेंगे। अब पहली बात ध्यान सुनो, मैंने मान लो एक पार्टिकल ले लिया, कोई भी पार्टिकल उठा लिया, तो अब उसके पास क्या होगा, एक्स वाई जेड। क्लियर है सबको, क्योंकि अब हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, सब फिजिकल स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं। तो जब भी एक पार्टिकल लूंगा, इसका मतलब उसमें कितने वेरिएबल यूज होंगे या कितने कोऑर्डिनेट यूज होंगे, 3। तो ऐसे अगर मैं दो पार्टिकल ले लूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो अब इसके पास टोटल कितने वेरिएबल हो गए, तो ऐसे ही मान लो मैं 1 2 फाइनाइट पार्टिकल्स उठा रहा हूं, तो xn yn zn, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पे कितने यूज हो रहे हैं, 3n। तो इतने पार्टिकल्स यहां वेरिएबल यूज हो रहे हैं। याद है जब हम लोग ये निकालते थे, डायमेंशन निकालते हैं, तो डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, सारे वेरिएबल ही उसके डायमेंशन होते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं सिंपल मैट्रिक्स ले लूं, एक m क्रॉस m ऑर्डर का, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, m इंटू n। बट कब होता है, जब इस पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते हम लोग ने अभी इस पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, इस पे कोई कंडीशन अप्लाई कर देता हूं, अब कितना होगा, ये अब इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कर देता हूं। अब बताओ अब कितना होगा ये, n इंटू एन प्लस 1/2 या समेशन ऑफ n बोल सकते। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये इसका मतलब क्या हो गया, टोटल पहले कितने थे n स्क्वायर, अब कितने हो गए समेशन ऑफ n। देखा जाए तो ये n स्क्वायर से कम है, तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, उतने ही उसके डायमेंशन नहीं होते थे। तो ऐसे यहां पे भी जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, ठीक है,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका मतलब सारे वेरिएबल तो नहीं होंगे 3n, उसमें से कुछ कम होंगे। तो कम क्या करेंगे, जो कंडीशन इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई एक कंडीशन हो तो उसको कंडीशन बोलते हैं, ऐसे अगर बहुत सारे कंडीशन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टेंट बोलते हैं। तो कंस्टेंट का मतलब ही होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं या फिर कोई मैं उस पर कंडीशन लगा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने अगर n पार्टिकल्स लिए तो उसमें यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना, अब इसको वेरिएबल नहीं, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि टोटल कोऑर्डिनेट कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे 3n। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट माइनस जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होंगे, यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट ये कंस्ट्रेंट भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंस्ट्रेंट हो, तो कंस्ट्रेंट की भी अलग अलग टाइप्स है। तो टोटल कंस्ट्रेंट को भी हम लोग ने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। ये समझ में आया सबको कि यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूले में 3n यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि हर एक पार्टिकल के पास अपना 3 उसके पास कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। ऐसे n पार्टिकल्स लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3n। अब लेकिन उस पर जब मैं कंस्टेंट अप्लाई करूंगा तो कंस्टेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है होलोनॉमिक, कभी देखो क्वेश्चन में लिखा रहता है होलोनॉमिक रहता है, नॉन होलोनॉमिक लिखा रहेगा, रियोनॉमिक लिखा रहेगा, स्केलेरोनॉमिक लिखा रहेगा। तो एक होलोनॉमिक होता है, एक नॉन होलोनॉमिक होगा, एक रियोनॉमिक होगा और एक स्केलेरोनॉमिक। अब होलोनॉमिक किसको बोलते हैं हम लोग, जो भी कंडीशन है ना, मान लो अगर मेरे पास एक जो भी कंडीशंस होंगे वो सारे अगर अल्जेब्राइक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो होलोनॉमिक है। अल्जेब्राइक कंडीशन समझ गए, जैसे कोई ए एक्स प्लस बी वन ये टाइप का कोई कंडीशन आ गया, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये टाइप का आ गया। तो अगर इस टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, होलोनॉमिक कंस्टेंट। क्लियर है सबको। और जिसमें अल्जेब्राइक नहीं रहेगा उसको बोलेंगे नॉन होलोनॉमिक। तो अल्जेब्राइक में कैसे रहेंगे, मान लो कुछ ए टाइप का कंडीशन दे दे, तो ये अल्जेब्राइक नहीं है ना, मॉडुलस अल्जेब्राइक नहीं होता। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये नॉन होलोनॉमिक। जिसमें अल्जेब्राइक रहेंगे तो होलोनॉमिक, और जिसमें भी नॉन अल्जेब्राइक कंस्टेंट रहेंगे उसको बोलेंगे नॉन होलोनॉमिक। बुक में अलग अलग डेफिनेशन भी दिया रहता है, बट बहुत सारी बुक में तो ये समझ में आ जाता है। रियोनॉमिक मतलब जिसमें टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा मतलब जो भी कंडीशन है ना, अगर वो एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी जेड ऑफ टी के फॉर्म में लिखा है तो उसको बोलेंगे रियोनॉमिक। अगर टाइम एब्सेंट है, सिर्फ एक्स प्लस जेड इसी टाइप से है, टाइम का उसमें कोई रोल नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्केलेरोनॉमिक। क्लियर है सबको। तो 4 अलग अलग टाइप के कंस्टेंट हो गए। अगर कंस्टेंट में अल्जेब्राइक है तो उसको बोलेंगे होलोनॉमिक, अगर अल्जेब्राइक नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन होलोनॉमिक। रियोनॉमिक क्या होता है, जिसमें टाइम प्रेजेंट होगा, स्केलेरोनॉमिक जिसमें टाइम नहीं होगा। समझ में आया सबको ये। हेलो, क्लियर है सबको ये। तो ये 4 टाइप के अपने पास कंस्टेंट आ गए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं, तो अब अपने को क्या चूज करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अपने पास टोटल पैरामीटर कितने थे 3n, बट ये 3n सारे नहीं सिलेक्ट करने। जो कंस्टेंट होता है ना, जो हमारे पास कंडीशन होती है, उससे क्या हो जाता है कि इसके पास ना जो 3n वेरिएबल्स है ना, इसमें से बहुत सारे वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं बाकी को एक दूसरे के मतलब, जैसे अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख लूँ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x को दे सकता हूँ x ऑफ टी, y को दे दूंगा y ऑफ टी, तो z क्या हो जाएगा मेरे पास x ऑफ टी का स्क्वायर y ऑफ टी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर अगर मैं इसको t ही दे देता x को तो y, तो x और y के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। तो अब ये पूरे को मैं कितने वेरिएबल में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, सिर्फ 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें, एक x ऑफ टी, एक y ऑफ टी, और एक एक्स स्क्वायर टी और एक y प्लस वाई स्क्वायर टी। इसमें 2 ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो क्यों, जितने कंडीशन होंगे ना, कंडीशन के वजह से जो हमारे पास वेरिएबल है वो उसमें से, इसका मतलब बाकी सब एक दूसरे के डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड करता है। तो कंस्टेंट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स में यूज हुए, जिसको हम लोग वेक्टर स्पेस के अंदर फ्री वेरिएबल्स बोलते थे। बट यहाँ पे हम लोग फ्री वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग
पैरामीटर बोलेंगे, कितने पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर है सबको ये? हेलो, ये समझ में आया सबको? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या बोलेंगे? द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर रिक्वायर फॉर द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। मतलब गिवन सिस्टम को बनाने के लिए जितने कम से कम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट अपने को क्या मिल जाए? पैरामीटर मिल जाए। अगर उसका यूज करके पूरे सिस्टम को बना सकता हूं मैं, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। अब इसी के बाद में एक टर्म हम लोग और यूज करते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मतलब ये हो गया ना, उसका यूज करके ना हम लोग एक नया सिस्टम बनाते हैं, जैसे Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पे कितने दो वेरिएबल यूज हो रहे थे ना, तो मैं एक काम करूंगा, Q1 को दे दूंगा x और Q2 को दे दूंगा y। तो अब इसमें कितने यूज हो रहे हैं? 2। तो ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना, इसमें उतने ही पैरामीटर यूज होंगे जिसमें सारे पैरामीटर आपस में क्या हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो इसको क्या बोलते हैं? जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर यूज होंगे वो कितने यूज होंगे? 3n माइनस के, वेयर k इज अ नंबर ऑफ कंस्टेंट। 3n में से k को माइनस कर देंगे, तो इतने पैरामीटर यूज होते हैं जिस भी सिस्टम में, उसको बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गया सबको ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने नंबर ऑफ पैरामीटर का यूज कर रहा हूं। अब उस पैरामीटर का यूज करके जो मैं सिस्टम बनाऊंगा, तो उसको क्या बोलेंगे? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है सबको ये? हेलो। तो इसी में एक रिजिड बॉडी, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा है, रिजिड बॉडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये फिक्स है, क्वेश्चन सेट में भी आया है। तो याद रखना, जब भी रिजिड बॉडी का पूछेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है? कि एक ऐसा बॉडी जिसके हर दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा। मान लो अगर ये मेरे में इसके अलग अलग पार्टिकल्स ले लूँ, R1 R2, मान लो ये इसके पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, ये पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होता। मतलब ये ऐसा नहीं कि मोशन करके चेंज आएंगे। तो हर एक पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा, मतलब कांस्टेंट है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? कि ये रिजिड बॉडी है। जैसे ये देखो, ये बॉडी रिजिड है। अब ऐसा नहीं कि कुछ मैं 1 घंटे बाद देखूंगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कम हो गए, या फिर ये दो पॉइंट कुछ 1 दिन के बाद देखूंगा तो ये यहां से यहाँ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। इसके जिन दो पॉइंट का डिस्टेंस जितना है ना, कभी भी देखो, या इसको मैं उठा के कहीं और रख दूं, फिर भी इनका डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं होता। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। क्लियर है सबको ये? तो इसका मतलब क्या होगा? मैं इसमें बहुत सारे कंस्टेंट यूज कर सकता हूँ, हर एक के बीच में कंस्टेंट यूज कर सकता हूँ ना। Q1 और Q2 के बीच में कंस्टेंट लगा सकता हूँ, C1 C2। ऐसे ही Q2 और Q3 के बीच में निकाल सकता हूँ, Q4 और Q6 के बीच में निकाल सकता हूँ। तो ऐसे हर एक दो वैल्यू के बीच में निकाल सकता हूँ। जब मैं Q1 के साथ निकाल रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं Q2 के साथ लूंगा ना, तो Q1 वाला एक कम हो जाएगा। ऐसे जब Q3 के साथ लूंगा तो Q1 Q2 ये कम हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते इसके पास जो नंबर ऑफ कंस्टेंट यूज होते हैं वो n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये समझ में आया सबको? कि पहले के लिए कितने कंडीशन होंगे। जैसे एक पॉइंट, मान लो मेरे पास n पॉइंट है, Q1 से लेकर टोटल कितने पॉइंट है? n पॉइंट है। तो कंडीशन क्या है मेरे पास? कि इसके साथ हर एक का डिस्टेंस फिक्स है। तो बाकी कितने होंगे? डिस्टेंस में कितने बना सकता हूँ? Q1 का Q2 के साथ, ऐसे Q1 का n के साथ। तो कितने कंडीशन आएंगे? टोटल n माइनस वन। लेकिन जब मैं Q2 के साथ करूंगा ना, तो Q1 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कितने हो जाएंगे? n माइनस टू। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ कंडीशन लास्ट में कितने आ जाएंगे? क्योंकि लास्ट वाले का सब कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब इसको सम करूंगा तो समेशन ऑफ n माइनस वन होता है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो ये मेरे पास नंबर ऑफ कंस्टेंट हो गए। ये समझ में आया सबको? कि n पार्टिकल्स हैं और इतने नंबर ऑफ कंस्टेंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे बताओ? डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था अपने पास? कोई निकालेगा? 3n माइनस के।
निकालो क्या आएगा, रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है या डिपेंड करेगा? ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करते हैं इस पे और भी कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगाते हैं, तो जाने दो। तो ये जो r इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे ना इसमें जो इंडिपेंडेंट यूज होते हैं वो टोटल 6 यूज होते हैं, तो ये याद याद कर लेना आगे से। बाकी फॉर्मूला यही है कि अपने पास k कैसे निकाली वो समझ में आ गया। तो ये मेरे पास कंस्टेंट है जो कि n इंटू एन माइनस वन बाई टू आएगा। ये 3n क्या बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये तो अपने पास अगर पार्टिकल्स है तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर कितने यूज होंगे, 3n। तो 3n माइनस के, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कंडीशन आता है, इनइक्वालिटी आएगा, उसके बाद उस पर और रिस्ट्रिक्शन लगा के तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका फिक्स आता है कितना, 6। तो रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 6। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने पास दो डेफिनेशन हो गया, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का, एक अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, रिजिड बॉडी क्या होता है, ये सब समझ में आ गया। अब कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे एक है डी एलेम्बर्ट का प्रिंसिपल, और लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो डी एलेम्बर्ट का जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि एफ आई ठीक है, ये जीरो आएगा। इसका यूज बहुत कम किया बट याद रखो अगर कभी आ गया तो एफ आई है, ये मतलब ये बता रहा है कि जो इस पे अप्लाइड फोर्स होगा, मतलब कोई भी एक बॉडी है तो जितने फोर्स उस पे अप्लाई हो रहे हैं। पी आई मोमेंटम है, डेल्टा अपने को क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना बहुत ही छोटा, मतलब उसका जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जे। ये आर ही है पोजिशन वेक्टर, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल, मतलब न के बराबर। जैसे हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ना डी एक्स, तो वैसे ये अपने पास डेल्टा आर जे। तो ये अपने पास आ गया डी एलिमेंट्स का प्रिंसिपल। तो इसका ज्यादा इतना यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा जो यूज होगा एक तो हैमिल्टोनियन और एक तो लैग्रेंजस इक्वेशन। तो अब जो इंपॉर्टेंट है वो है लैग्रेंजस का इक्वेशन। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, और ये भी आसानी से याद हो जाता है क्योंकि हम लोग सीओबी में क्या करके आ चुके हैं, जो आइलर इक्वेशन है ना वैसे ये लैग्रेंजस का भी इक्वेशन उसी तरीके से, कि डी बाई डी टी डेल आई बाय, ठीक है। तो ये अपने पास जनरल फॉर्म आ गया लैग्रेंजस इक्वेशन का। ये ठीक उसी तरीके से ना आइलर का फर्स्ट इक्वेशन, आइलर का फर्स्ट इक्वेशन ये है, आइलर का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश। तो वैसे ही है ना, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया, बाकी है तो वैसे ही उसी फॉर्मेट में। ये माइनस को तो हम लोग किसी साइड लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट कर दूं क्योंकि उसमें जीरो रहता है। तो अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड आ जाएगा। इसको मैं अगर रिप्लेस कर दूं एफ से, इसको रिप्लेस कर दूं वाई से, तो ये क्या आ जाएगा, एफ वाई माइनस डी, और टी को एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एफ वाई डैश। क्योंकि ये डॉट होता है, डॉट का मतलब होता है कि इस क्यू को टी के रिस्पेक्ट में, क्यू डॉट का मतलब होता है डी क्यू बाय डी टी, पी डॉट का मतलब डी पी बाय डी टी, एक्स डॉट रहेगा तो डी एक्स बाय डी टी, टीटा डॉट रहेगा तो डी टीटा बाय डी टी। तो ये अपने पास आ गया जनरल फॉर्म। अगर मान लो ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यूज हो रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी माइनस डेल टी बाय डेल टी,
ठीक है, तो ये अपने पास आइलर का फर्स्ट इक्वेशन था। क्लियर है सबको ये? लैग्रेंजेस का इक्वेशन क्लियर है सबको, क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है, अगर नहीं भी याद है ना तो आइलर का इक्वेशन याद करो और इसको फिर चेंज कर सकते हैं। टी तो ये अपने पास तो ऑलरेडी गिवन ही होगा क्वेश्चन में, ये एल भी हो सकता है। टी टी ये अपने पास एनर्जी होता है, एनर्जी के लिए हम लोग टी यूज करते हैं। ठीक है, दो टाइप की एनर्जी होता है ना, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैपिटल वी यूज करेंगे। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी को ई यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को टी और पोटेंशियल एनर्जी को वी से यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के आप क्या बताता है, किसी भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो फिर उसकी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी। अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो ग्रेविटी और किसी हाइट पे है तो हम लोग क्या लेते हैं, mgh। और ये तो फिक्स रहता है, मास इंटू, कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो कैपिटल टी मतलब काइनेटिक एनर्जी और वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही फ्रिक्शनल फोर्सेस के लिए भी लैग्रेंजेस का इक्वेशन, ये सब नोट्स में रहेगा तो एक बार याद भी कर लेना। ठीक है, तो इसका आता है डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू जेड। एल ये एंगुलर मोमेंटम है, जैसे P इज इक्वल टू एम वी था, ऐसे L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, एंगुलर मोमेंटम। तो एक ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, और यहां पे भी एल आर अपना पोजीशन वेक्टर, मतलब सिस्टम का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो आर वन प्लस आर टू को सबको कैपिटल आर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विजिबल है सबको? इसमें क्या बोला है कि विच, ये इस साल का 2021 का। और हाँ, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें से क्लासिकल मैकेनिक्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं। बाकी वो एक इलेक्ट्रिसिटी का 2 क्वेश्चन आता है और 3 क्वेश्चन फ्लूइड डायनेमिक्स के आते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये मैकेनिक्स है। ठीक है, अगर ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो बोलता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।